अगर आपको हिंदू लॉ में जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोपार्शनरी, मिताक्षरा, दया भागा और डॉटर राइट्स आफ्टर 2005 ये सब टॉपिक्स कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो ऑनेस्टली आप अकेले नहीं हैं। मोस्टली लॉ स्टूडेंट इसी टॉपिक में सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और इसी वजह से सेमेस्टर एग्जाम्स में आंसर गलत हो जाते हैं, जुडिशरी में कॉन्सेप्ट मिक्स कर देते हैं और एआईबी में भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। बट आज की ये वन शॉट वीडियो देखने के बाद ये पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। और ट्रस्ट मी, मैं आपको बोरिंग लेक्चर नहीं देने वाली। मैं आपको एग्जैक्टली वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आता है, जो आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं और जो टीचर को इम्प्रेस करेगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि अगर ये टॉपिक क्लियर हो गया तो हाफ हिंदू लॉ आपके लिए आसान हो जाएगा। और बीच बीच में मैं आपको एग्जाम के ट्रिक्स, स्क्रीनशॉट कैसे लेने हैं, वन लाइनर्स एंड जुडिशरी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 1, इसमें हमने बताया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ज्वाइंट हिंदू फैमिली क्या होती है, और ऑनेस्टली यही स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को स्किप मत करना। सिंपल लैंग्वेज में ज्वाइंट हिंदू फैमिली का मतलब ये होता है कि एक कॉमन एंसेस्टर से डिसेंड करने वाली फैमिली, मतलब एक ही फैमिली की मल्टीपल जनरेशंस। अब स्लाइड में देखो आप, इनमें से कौन कौन से मेंबर हो सकते हैं इसमें गिवन है। मेल मेंबर्स में फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, अडॉप्टेड सन और लीनियन डिसेंडेंट्स आते हैं। लीनियन डिसेंडेंट मीन्स जो हमारे बच्चे हैं उनके बच्चे, ऐसे करके होता है ये। फीमेल मेंबर्स में वाइफ आ जाती है, विडो और अनमैरिड डॉटर जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको लिया जाता है। तो अब यहाँ जुडिशरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबसे पहले आप इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर चाइल्ड वॉर्म में है तो प्रॉपर्टी राइट्स के पर्पस के लिए उसे मेंबर माना जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि कुछ सिचुएशंस में इलेजिटिमेट सन को भी मेंबर माना गया है। तो ये लाइंस एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है। अब इजी वन लाइनर आप याद रखिए कि ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ये लाइन आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं। अगर आपको अभी तक क्लियर है तो कमेंट में क्लियर जरूर लिखें। अब नेक्स्ट स्लाइड में वो कंफ्यूजन क्लियर करेंगे जो ऑलमोस्ट हर लॉ स्टूडेंट्स को होते हैं। तो ये स्लाइड है डिफरेंस बिटवीन हिंदू ज्वाइंट फैमिली एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो अब हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों सेम नहीं होते, हम इसमें बहुत बार कंफ्यूज कर देते हैं, बट दे आर नॉट सेम। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। हिंदू ज्वाइंट फैमिली एक सोशल कॉन्सेप्ट है, मतलब फैमिली होना एक इनफ कॉन्सेप्ट होता है। प्रॉपर्टी हो या ना हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली एग्जिस्ट करती है हर किसी की। लेकिन अगर हम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखें तो इसका क्या मतलब है कि ये एक प्रॉपर्टी और टैक्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, और इससे रेवेन्यू लॉज जितने भी हैं वो कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो ये मैंने पीपीटी का जी स्लाइड बनाया है, आप इसकी स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। ले लिया आपने? इसके बाद ज्वाइंट फैमिली कैन एग्जिस्ट विदाउट प्रॉपर्टी, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज कनेक्टेड विद प्रॉपर्टी। तो ट्रस्ट मी, अगर ये लाइन आप आंसर में लिख देंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। और अगर आपको ये हेल्पफुल लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब नेक्स्ट चलते हैं। हिंदू लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कोपार्सनरी, इसको तो आप बिल्कुल स्किप मत करना। तो हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 3 पे, मिताक्षरा कोपार्सनरी के बारे में। तो अब आता है हिंदू लॉ का हर्ट, कोपार्सनरी, और जुडिशरी में ये सुपर फेवरेट टॉपिक भी होता है। सबसे पहले गोल्डन लाइन आप याद कर लो कि एवरी कोपार्सनर इज अ मेंबर ऑफ ज्वाइंट फैमिली, बट एवरी मेंबर इज नॉट अ कोपार्सनर। अब इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब कोपार्सनरी क्या होती है? ये ज्वाइंट फैमिली के अंदर एक स्मॉलर बॉडी है जिसमें ट्रेडिशनली फादर, सन, ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंडसन, ये 4 जनरेशन शामिल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये उठता है कि जो 4 जनरेशन हम ले रहे हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली के अंदर, ये कैसे इनमें एंट्रीज हो रही हैं। तो इनमें एंट्रीज किसी के जन्म से, बर्थ से और वैलिड अडॉप्शन, किसी का अगर हमने अडॉप्शन कर लिया तो वहां से हो जाती है। लेकिन मैरिज से कोई भी व्यक्ति कोपार्टनर का भाग नहीं बनता, मतलब अगर किसी की शादी हो जाएगी तो वो कोपार्टनर नहीं कहलाता है। ये लाइन आपको क्लियरली याद रखनी है और इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
अब आप स्लाइड में देखिए स्टेट्स। इसमें देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु, इन स्टेट्स ने डॉटर को पहले ही राइट दे दिए थे और केरला ने राइट बाय बर्थ कॉन्सेप्ट को अब अबॉलिश कर दिया है कि डॉटर्स को भी अब राइट है, इसलिए ये कॉन्सेप्ट आया है। तो ये पॉइंट स्टूडेंट्स अक्सर स्किप कर देते हैं बट एग्जामिनर पूछ लेता है। अगर अभी तक आपको ईज़ी लग रहा है तो कमेंट में ईज़ी लिखिए। अब नेक्स्ट अमेंडमेंट जिसने पूरा गेम चेंज किया है, जिसने सोसाइटी में एक मेजर चेंज लेके आया है, वो है स्लाइड नंबर 4, डॉटर्स राइट आफ्टर 2005। तो अब आते हैं हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 पे। और ऑनेस्टली ये है कि हिंदू लॉ का ये गेम चेंजर अमेंडमेंट माना गया है। ये अमेंडमेंट 9 सितंबर 2005 से एप्लीकेबल हुआ था और इसके लिए आप सेक्शन देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन नंबर 6। ठीक है? अब सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड इसमें ध्यान से सुनिए कि इसमें बाय बर्थ का कॉन्सेप्ट होता है। इसमें मतलब अब डॉटर भी सन की तरह जब भी पैदा होंगी, बर्थ लेंगी, तभी से वो कोपार्सनर होंगी, चाहे वो मैरिड हो, चाहे वो अनमैरिड हो। अब इसमें राइट्स क्या मिलेंगे? इसमें राइट्स मिलते हैं इक्वल शेयर। इक्वल शेयर मीन्स कि जितना लड़कों का, बेटों का शेयर है, उतना ही बेटियों का शेयर है। पार्टीशन डिमांड, इसमें वो पार्टीशन का भी डिमांड कर सकती हैं जब भी उन्हें पार्टीशन करवाना हो। इक्वल कोपार्शनरी राइट्स हैं सबके और सेम लायबिलिटीज, जितनी सन की दायित्व बनते हैं उतना ही एक बेटी का भी दायित्व बनता है फैमिली पे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डॉटर बिकम कोपार्शनर बाय बर्थ इन द सेम मैनर एज सन। तो ये लाइन आपके लिए जुडिशरी में काम आती है, DU LLB के एग्जाम्स में काम आती है और जितने भी आप लॉ स्टूडेंट्स पेपर देने जा रहे हैं सबके लिए काम आती है। और एग्जामिनर भी कंसाइंस लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज को पसंद करता है, ना कि किताबी रटी रटाई लाइंस। तो ये डायरेक्ट मेंस आंसर में भी आप यूज कर सकते हैं। इसको अपने लैंग्वेज में आप एलॉबरेट करेंगे और ये PPT आपको हेल्प करेंगी। अब आते हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग कंपैरिजन पर, मिताक्षरा वर्सेस दया भागा। स्लाइड वर्सेस 5, इसमें दिया हुआ है मिताक्षरा और दया भागा में क्या डिफरेंस है। तो अब हिंदू लॉ का मोस्ट फेमस कंपैरिजन ये है और ट्रस्ट मी, अगर आपको इसका कंपैरिजन क्लियर हो जाएगा तो आप आंसर राइटिंग या अपने पेपर में कैसे इसको प्रेजेंट करना है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये एक फेवरेट कॉन्सेप्ट है। एज एज आई टोल्ड यू कि कोपार्शनरी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो मिताक्षरा और दया भागा उसके पार्ट है, तो ये भी आपके लिए करने ज़रूरी है। तो मिताक्षरा में आपको बर्थ से ही राइट मिल जाता है, राइट बाय बर्थ है, और दया भागा में राइट फादर की डेथ के बाद होता है। ठीक है? तो इजी ट्रिक ये याद रखिए कि मिताक्षरा में बर्थ राइट है और दया भागा में डेथ के बाद राइट मिलता है। दया भागा मोस्टली ये असम एरियाज में फॉलो की जा रही हैं। मिताक्षरा ऑल ओवर इंडिया में फॉलो की जाती है एक्सेप्ट कुछ राज्यों को छोड़ के। तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आप इसको आप एज इट इज भी लिख देंगे तो इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू। और अब आप इसमें ओनरशिप देखिए कि ओनरशिप कैसे जाती है। तो मिताक्षरा की ओनरशिप में ज्वाइंट ओनरशिप होती है और दया भागा में फिक्स्ड शेयर्स होते हैं कि शेयर कैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो शेयर सबको एक इक्वल शेयर मिलेंगे। ये नहीं कि भेदभाव हो रहा है कि आपको इतना शेयर उसको इतना शेयर, ऐसा नहीं होता है। तो अब डिवोल्यूशन, मिताक्षरा ट्रेडिशनरी सर्वाइवरशिप को फॉलो करता आ रहा था, लेकिन दया भागा सक्सेशन रूल को फॉलो करता है, मरने के बाद के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है मीन्स। तो ये कंपैरिजन टेबल एग्जाम से पहले आप याद कर लो, रिवाइज कर लो, ट्रस्ट में आपके लिए बहुत काम आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं स्लाइड नंबर 6 पे, इंपॉर्टेंट केस लॉज। ठीक है? और ऑनेस्टली स्पीकिंग एग्जामिनर आंसर में केस लॉज देखना बहुत पसंद करता है, इसलिए अब केसेस के लिए आपको आंसर राइटिंग में भी सबसे पहले आप फैक्ट लिखेंगे, इशू लिखेंगे एंड जजमेंट लिखेंगे। उसके बाद ही आप इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है? किसी भी आंसर की ब्यूटीफाई करने के लिए सबसे पहले आप इंट्रो दें उस केस का, उस उसके बाद उसके फैक्ट्स लिखिए, जज इशू, जजमेंट, सेक्शंस, ये सब मेंशन करें, उसके बाद आप कंक्लूजन पे आए, तो इट विल बी बेटर आंसर फॉर यू। उसके बाद हम आते हैं केस नंबर पहला हमारा है CIT वर्सेस गोमेडल्ली लक्ष्मी नारायण। ये जुडिशरी की फेवरेट, DU LLB फेवरेट केस लॉ है। तो इसमें फैक्ट क्या हुए थे, मैं आपको समझाती हूँ। इसमें क्या हुआ था कि एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली थी, उसमें सिर्फ एक लिविंग मेल मेंबर बच गए थे और बाकी पूरी फीमेल मेंबर्स थी उस फैमिली में।
तो टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि अब प्रॉपर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो इश्यू ये आ रहा था कि क्या एक फैमिली मेंबर में एक मेल मेंबर है, तो क्या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी? ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो जजमेंट ये आया था, कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लीगली एग्जिस्ट करती है, इवन विथ चाहे एक मेल मेंबर हो या एक से ज़्यादा फीमेल मेंबर हो। ठीक है? तो गोल्डन लाइन इसमें आप यही याद रखिए कि मल्टीपल मेल मेंबर्स कंपल्सरी नहीं होते। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए केस नंबर 2 पे। इसका नाम है मोरो विश्वनाथ वर्सेस गणेश विट्ठल। इस केस में फैक्ट ये थे कि पार्टीशन डिस्प्यूट चल रहा था। प्लेंटिफ 5th और 6th जनरेशन के थे। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर वीडियो में बनाया था कि हमें 4 जनरेशन तक ही देखनी पड़ती है पीढ़ी। लेकिन ये 5वीं और 6ठे जनरेशन से आ रहे थे, तो इसी बात के लेकर के डिफेंडेंट्स ने कहा कि पार्टीशन तो सिर्फ 4 जनरेशन तक होता है। तो ये 5th जनरेशन कहाँ से इसमें इंक्लूड करेंगी और वो कैसे पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं? तो इश्यू इसमें यही बना था कि क्या पार्टीशन बियॉन्ड 4 जनरेशन पॉसिबल होगा? ये था। तो कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया था कि हाँ, क्योंकि 4 जनरेशन रूल जो है वो डेड फाउंडर से काउंट नहीं होता, मतलब लास्ट लिविंग होल्डर से काउंट होता है कि जो लास्ट में लिविंग बचेगा वहां से हम 4 काउंट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इनको अलाउ किया गया था इस केस में। तो वन लाइनर यही है इसमें कि आप कॉन्टिन्यूअस चेन देखेंगे इसमें, वो इंपॉर्टेंट होती है। जब तक उसमें कोई ब्रेक यानी उसमें कोई मर ना जाए, उसमें कोई चेन ब्रेक ना कर दे, कोई टूट ना जाए, तब तक वो कंटिन्यू रहती है। ठीक है, उसके बाद केस नंबर 3 पे आ जाइए, मोहम्मद हुसैन खान केस। इसमें ये AIB जुडिशरी और DU के लिए इंपॉर्टेंट है और LLB के पेपर्स के लिए। तो इसे फैक्ट यही था कि डिस्प्यूट हुआ था कि अगर नाना जी हैं या मैटरनल ग्रैंडफादर अगर आपको कोई प्रॉपर्टी देंगे तो क्या वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, ये इशू बना था इस केस में। तो कोर्ट ने कहा नहीं, मैटरनल ग्रैंडफादर यानी नाना से जो हम इनहेरिट करते हैं कोई प्रॉपर्टी, वो एंसेस्ट्रल नहीं है, वो एक सेपरेट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो गोल्डन ट्रिक इसकी यही है कि अगर नाना की प्रॉपर्टीज हो तो उनको सेपरेट प्रॉपर्टी मानी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, ट्रस्ट मी, फिर आप इसको करेंगे तो आपको कुछ भी गलत नहीं होगा। उसके बाद अब आ जाइए केस नंबर 4 पे, अरुणाचला मुदालियार केस। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लॉज मैं आपको करवा रही हूँ, आप इनको स्किप मत करिएगा, बिल्कुल इनको करके जाइए, तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है और आप स्कोर भी बढ़िया करेंगे। तो अरुणाचला मुदालियार के केस में ये हुआ था, इसके फैक्ट ये थे कि फादर ने अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी सन्स को दे दी, तो उन्होंने कुछ को गिफ्ट में दे दी और कुछ को विल में दे दी। ठीक है, तो ग्रैंड सन जो थे, मतलब उनके जो पोते थे, उन्होंने ये क्लेम किया कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। तो इशू यही बना था कि क्या सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी ने सेल्फ एक्वायर यानी अपने से स्व अर्जित करी हो, यानी उसने अपनी मेहनत से उसे कमाया हो, वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से अलग हो, तो क्या वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मानी जाएगी? तो कोर्ट ने ये कहा कि ये फादर की या जिसने ये प्रॉपर्टी दी थी, उनकी इंटेंशन पर डिपेंड करेगा। अगर वो फैमिली की बेनिफिट के लिए देंगे तो वो एंसेस्ट्रल होगी, और अगर पर्सनल गिफ्ट के लिए देंगे तो वो सेपरेट प्रॉपर्टी होगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यही है, इंटेंशन ऑफ ग्रांटर इज डिसाइसिव, स्क्रीनशॉट दिस। ओके, और ऑनेस्टली अगर आप एग्जाम में आंसर्स में ऐसे स्ट्रक्चर्ड केस लॉज लिखेंगे तो प्रेजेंटेशन आपका नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आप आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। इन शॉर्ट कि 1 मिनट में हम पूरा समझ लेते हैं कि हमने क्या आज रिवाइज किया और हमने आज क्या पढ़ा है। तो ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट हमने आज देखा, उसमें यही है कि कॉमन एंसेस्टर फैमिलीज के बारे में बात की गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज में प्रॉपर्टी टैक्स का कॉन्सेप्ट हमने देखा। कोपार्शनरी में हमने स्मॉलर बॉडी इनसाइड ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट देखा है। उसके बाद मिताक्षरा में बर्थ से ही हमें राइट होता है। दया भागा में फादर की डेथ के बाद राइट मिलता है, और 2005 के अमेंडमेंट के बाद अब डॉटर्स को भी सन की तरह इक्वल कोपार्शनरी राइट दिया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट केसेस मैंने आपको बताई दिए थे। गोमा दिल्ली के केस में एक मेल मेंबर भी होगा तो वो इनफ है। मोरो विश्वनाथ के केस में कंटिन्यूअस चेन बनी होनी चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए। मोहम्मद हुसैन के केस में नाना नाना की जो प्रॉपर्टी है वो सेपरेट होती है, बोला गया है। और अरुणाचला के केस में इंटेंशन मैटर करती है। अगर ये रिवीजन आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो सेव कर लीजिए एग्जाम रिवीजन के लिए। अगर आपको डिफिकल्ट लॉ सब्जेक्ट इजी इंग्लिश लैंग्वेज में समझने हैं
और जुडिशरी, DU LLB सेमेस्टर एग्जाम्स या AIB के लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन चाहिए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ सिर्फ थ्योरी नहीं, आपको एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और अगर आप इस PPT से रिवाइज करेंगे और इस PPT से लिखेंगे तो आंसर राइटिंग भी आपकी बहुत ईजी हो जाएगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट इजी लॉ लेक्चर में। थैंक यू सो मच।